नमस्कार। आज हम चुनावी शोर शराबे से दूर सीधे जमीन की हकीकत और आंकड़ों की दुनिया में चलेंगे। ये एक कोशिश है उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक धड़कन को समझने की, एक इंजीनियर की तरह जो किसी मशीन के हर पुर्जे को खोलकर देखता है। इसे ही हम गवर्नेंस इंजीनियरिंग कहते हैं। हमारा मकसद है जनादेश के पीछे की असली कहानी को सामने लाना। तो आज का हमारा विषय है विधानसभा क्षेत्र 97 फिरोजाबाद। हाँ, उत्तर प्रदेश के नक्शे पर यह शायद एक छोटा सा बिंदु लगे, लेकिन यकीन मानिए ये भारत की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई का एक बहुत बड़ा आईना है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोगों की नब्ज की। फिरोजाबाद नाम सुनते ही जहन में आता है सुहाग नगरी, यानी चूड़ियों का शहर। यहाँ की हवा में कांच की खनक है और लोगों के हाथों में सदियों पुराना हुनर। लेकिन इस खूबसूरत पहचान के पीछे ना कई शिकायतें, कई तकलीफें भी दबी हुई हैं। तो चलिए कांच की इस चमक के पार झांक कर देखते हैं। 50,000 से ज्यादा परिवार, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी है। इतने सारे लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदें, उनका कल, सब कुछ कांच के इस एक हुनर से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है जब एक इंडस्ट्री पर इतनी बड़ी आबादी निर्भर हो तो उसकी सेहत ही पूरे समाज की सेहत तय करती है। लेकिन इस चमक के पीछे एक स्याह सच्चाई भी है। बहुत कम मजदूरी, काम करने के खतरनाक हालात और शोषण। नतीजा होता है बेरोजगारी और पलायन। जब घर चलाना मुश्किल हो जाता है तो लोग अपनी जड़ें छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं, और जब लोग चले जाते हैं तो पूरा का पूरा समुदाय अंदर से खोखला होने लगता है। और ये परेशानी सिर्फ शहर तक ही नहीं है, इसकी गूंज ग्रामीण इलाकों में भी साफ सुनाई देती है। वहां किसान, खासकर कुशवाहा और कुर्मी समुदाय के लोग पानी की कमी और खेती के संकट से लगातार जूझ रहे हैं। मतलब शहर और गांव की तकलीफें यहां आकर एक हो जाती हैं। तो इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को हम सुलझाएंगे कैसे? देखिए, इसके लिए हमने अपने विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटा है। हम लोगों की शिकायतों से शुरू करेंगे, फिर चुनावी बही खाते को खंगालेंगे, जनादेश के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे, और फिर सिर्फ समस्या नहीं बल्कि एक संभावित समाधान का खाका भी तैयार करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि एक सच्चे नेतृत्व की असली जिम्मेदारी क्या होती है। तो दूसरा पड़ाव है चुनावी बही खाता। लोगों की तकलीफों को समझने के बाद अब वक्त है राजनीति के आंकड़ों को देखने का। पिछले 30 सालों के जनादेश और जीत हार का अंतर हमें ये बताएगा कि फिरोजाबाद का राजनीतिक मिजाज आखिर कैसे बदला है और भविष्य किस तरफ इशारा कर रहा है। ये स्लाइड पिछले 30 साल की कहानी खुद बयां करती है। पहले यहां मुकाबला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच होता था, लेकिन पिछले 3 चुनावों से, यानी 2012, 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां लगातार जीत हासिल की है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड है। लेकिन जीत के आंकड़ों से भी ज्यादा दिलचस्प कहानी है जीत और हार के अंतर में। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, 2017 से 2022 के बीच जीत का मार्जिन लगभग 9,000 वोटों से घट गया। चुनावी विश्लेषण में यह एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। यह बताता है कि शायद सत्ताधारी पार्टी की पकड़ में कोई दरार आ रही है और वोटर्स का मूड बदल रहा है। इसे और बेहतर समझने के लिए हमें यहां के सामाजिक ताने बाने को देखना होगा। यहां ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है, जिसमें यादव और कुशवाहा समुदाय प्रमुख हैं। अनुसूचित जाति की आबादी करीब 19% है, और हां, शहर की आबादी में लगभग 30% मुस्लिम हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही जटिल सामाजिक समीकरण है। और इस पूरे समीकरण में वोटर टर्नआउट, यानी कितने लोग वोट डालने निकले, ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। कुल मतदान करीब 60% के आसपास रहता है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग हमेशा शहरी इलाकों से ज्यादा होती है। 2022 में यह फर्क लगभग 6% का था। किसी भी करीबी मुकाबले में ये 6% हार जीत तय कर सकते हैं। तो अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जनादेश का विश्लेषण। सवाल ये उठता है कि जब लोगों में इतनी शिकायतें हैं, इतनी नाराजगी है, तो चुनावी नतीजे बार बार एक जैसे क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब किसी एक नेता या उम्मीदवार में नहीं है। जवाब छिपा है उस पूरे सिस्टम में जो चुनाव को प्रभावित करता है। चलिए इन प्रणालीगत कारणों को समझते हैं। सबसे बड़ी और सीधी वजह है, एक तरफ एक संगठित वोट बैंक है और दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ विपक्ष। सत्ताधारी पार्टी का एक मजबूत आधार है जो एकजुट होकर वोट करता है, जबकि सरकार के खिलाफ जो वोट हैं वो ऐतिहासिक रूप से कई विपक्षी पार्टियों में बंट जाते हैं।
इसके अलावा और भी फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे वोटों का यही बंटवारा, कभी कभी होने वाला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जो लोगों का ध्यान आर्थिक मुद्दों से हटाकर पहचान की राजनीति पर ले जाता है। और हां, सत्ताधारी पार्टी की जमीनी यानी बूथ लेवल की मजबूत मशीनरी, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। हमारा संविधान हर व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। जब एक कारीगर को, एक मजदूर को उसके काम का सही मेहनताना नहीं मिलता तो उसकी गरिमा पर चोट पहुंचती है। और पब्लिक डिस्कोर्स यानी सार्वजनिक भाषण की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन मुद्दों को जिम्मेदारी से उठाया जाए। चौथा पड़ाव, शासन का ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब तक हमने समस्या को समझा, उसके कारणों का विश्लेषण किया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण से तो काम नहीं चलेगा। अब हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। इन सारे आंकड़ों के आधार पर अगर कोई मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देना चाहे तो उसके लिए कारगर एक रणनीतिक योजना आखिर कैसी दिख सकती है? इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी चुनाव को 4 पहलुओं से देखना। पहला, पार्टियों की विचारधारा। दूसरा, उनका जमीनी संगठन। तीसरा, उम्मीदवार की अपनी प्रोफाइल। और चौथा, जनता का मूड। एक चैलेंजर को जीतने के लिए इन चारों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा और खासकर लोगों की आर्थिक तकलीफों को अपनी आवाज बनाना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम 2022 के मुख्य विपक्षी उम्मीदवार सैफुर रहमान का स्वॉट एनालिसिस करें तो उनकी ताकत क्या थी? उनकी स्थानीय पहचान और युवाओं से उनका जुड़ाव। कमजोरी, कम नाम पहचान और शायद फंडिंग की कमी। मौका था सत्ता विरोधी लहर में, लेकिन खतरा था बीजेपी के मजबूत संगठन और ध्रुवीकरण की राजनीति से। इसी विश्लेषण के आधार पर एक अनुशासित 90 दिन की योजना बनाई जा सकती है। पहले फेज में लॉन्च और संगठन खड़ा करना, दूसरे में घर घर जाकर लोगों तक पहुंचना, शिकायत शिविर लगाना, तीसरे में जन लामबंदी और रैलियां करना, और आखिरी और सबसे अहम फेज में वोटों को पक्का करना और वोटिंग के दिन उन्हें बूथ तक लाना। 5वां पड़ाव, नीति तक एक पुल। लेकिन देखिए, किसी भी लोकतंत्र में चुनाव जीतना मंजिल नहीं होती, वो तो बस एक पड़ाव है। असली चुनौती तो शासन चलाने की होती है। चुनावी वादों और नारों को ठोस लंबी अवधि की नीतियों में कैसे बदला जाए? अभियान और शासन के बीच एक मजबूत पुल बनाना सबसे जरूरी काम है। फिरोजाबाद की जो जड़ से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए ठोस नीतिगत समाधान चाहिए। जैसे चूड़ी उद्योग के लिए एक विरासत शिल्प नीति, किसानों के लिए जल प्रबंधन की एक स्थायी रणनीति और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। सिर्फ नारों से नहीं, ठोस योजनाओं से बदलाव आएगा। और हां, जब हम वोटर्स से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो ये हमेशा सम्मान पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक संचार को हर व्यक्ति की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना चाहिए। भारत के डेटा प्राइवेसी कानून के तहत वोटर्स की जानकारी का नैतिक रूप से इस्तेमाल करके ही आप एक गहरा विश्वास बना सकते हैं। छठा और आखिरी पड़ाव, नेतृत्व की जिम्मेदारी। तो हम अपनी बात के आखिर में वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, फिरोजाबाद का द्वंद्व। एक तरफ बेमिसाल हुनर और कारीगरी है, तो दूसरी तरफ गहरा आर्थिक दर्द और बेचैनी। ये एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जो आज एक बहुत अहम चौराहे पर खड़ा है। एक चैलेंजर के लिए जीत का रास्ता बिल्कुल साफ है। स्थानीय मुद्दों पर लगातार फोकस रखना, एक एकजुट विपक्ष बनाना और हर समुदाय में जाकर विश्वास का निर्माण करना। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, चुनाव का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक जरिया है, या फिर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक जनादेश हासिल करना है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.